Hello students, in previous video we have discussed about the physical properties of ethanoic acid and chemical properties of ethanoic acid. In today's video we will move on next topic of our chapter, which is soaps and detergents. Got it? ये जो चैप्टर है आपका, इसमें बेसिकली कार्बन कंपाउंड्स को डिस्कस किया गया है और कार्बन कंपाउंड्स में भी मेन जो दो इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड डिस्कस किए गए हैं वो हैं आपके इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड और इथेनोइक एसिड और इथेनॉल जो हैं इनका इंडस्ट्री में भी एप्लीकेशन है। और उसके बाद हम नेक्स्ट कार्बन कंपाउंड्स की तरफ मूव करते हैं, वो हैं सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम सोप्स एंड डिटर्जेंट के बारे में डिस्कस ये करेंगे कि सोप्स क्या होते हैं, सोप्स के क्या यूजेस हैं, सोप को कैसे बनाया जाता है और सोप कैसे कपड़ों को साफ करता है। ठीक है, तो क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। और सोप को जो जैसे वो कपड़ों को, क्लोथ्स को वो क्लेंस करता है, तो उसकी मैकेनिज्म क्या होती है बेसिकली, इस चैप्टर में ये सब डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, और बोर्ड एग्जामिनेशन के पर्पज से आपका सोप्स एंड डिटर्जेंट में कभी कभी डिफरेंस भी पूछा जाता है कि सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में क्या डिफरेंस है। प्लस ये पूछा जाता है कि सोप्स अब कैसे क्लोथ्स को क्लेंस आउट करते हैं, डिटर्जेंट में क्या होता है ऐसा, और कौन सी प्रॉपर्टी सोप्स शो करते हैं और कौन सी प्रॉपर्टी डिटर्जेंट शो नहीं करते। तो बेसिकली आपसे डिफरेंसेस पूछे जाते हैं इस चैप्टर में। और ये जो चैप्टर है ये और चैप्टर्स के कंपैरिजन में ज्यादा मार्क्स का आता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर विच इज बेसिकली बेस्ड ऑन सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। और इससे पहले हम सोप्स एंड डिटर्जेंट के बारे में पढ़ें, हम ये कल का ही अपना एक टॉपिक देख लेते हैं कि कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड में क्या डिफरेंस है। डिफरेंशिएट बिटवीन सोप, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, इन दोनों में डिफरेंशिएट करो। तो देखो, इथेनोइक एसिड है, ठीक है, इथेनोइक एसिड की जो विशेषताएं होंगी वो सारी इथेनोइक एसिड शो करेगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि इट इज एन ऑर्गेनिक एसिड, सो इट इज कॉल्ड वीक एसिड। ठीक है, अब पूछा जाए इथेनॉल और इथेनोइक एसिड में क्या डिफरेंसेस हैं, तो जो इथेनॉल है, ठीक है, वो डिहाइड्रेशन रिएक्शन देता है और डिहाइड्रेशन रिएक्शन देके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाता है। लेकिन इथेनोइक एसिड ऐसा कुछ नहीं करता है। जो इथेनॉल होता है उस पे लिटमस पेपर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जो इथेनोइक एसिड होता है वो क्या करता है कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में उसका कलर चेंज कर देता है। और जैसे ही रेड लिटमस पेपर का कलर आता है तो वी कैन इजीली से दैट दिस सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर। ओके, और दूसरा होता है कि ये जो इथेनॉल होता है आपका, ये आपका जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है, इथेनॉल सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं देता और रिएक्शन लेकिन जो इथेनोइक एसिड है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके एक ब्रिस्क एफरवेसेंस ऑफ CO2 गैस प्रोड्यूस करता है। गॉट इट? तो इथेनोइक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके CO2 गैस प्रोड्यूस करता है, लेकिन इथेनॉल सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं करता है। गॉट इट? पिछले साल प्री बोर्ड में क्वेश्चन आया था कि एक X कंपाउंड है, एक सॉलिड कंपाउंड है X, ओके, और वो एक ऑर्गेनिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है। एक X सॉलिड कंपाउंड है और वो एसिड के साथ रिएक्शन करता है और एसिड के साथ रिएक्शन करने पर ब्रिस्क एफरवेसेंस प्रोड्यूस करती हुई एक गैस रिलीज होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी एक वर्ड यूज किया जाए ब्रिस्क एफरवेसेंस,
तो ब्रिस्क एफरवेसेंस हमेशा CO2 के लिए यूज की जाती है, ये वर्ड। ओके, जैसे हम इनो पानी में इनो को डालते हैं या इनो में पानी को डालते हैं तो बहुत तेजी से बबल प्रोड्यूस होते हैं, CO2 गैस रिलीज होती है। तो ऐसे ब्रिस्क एफरवेसेंस प्रोड्यूस करती हुई गैस रिलीज होती है। तो आइडेंटिफाई एक्स कंपाउंड। तो एक्स कंपाउंड विल बी सोडियम बाइकार्बोनेट एंड acid is ethanoic acid and it produces CO2 gas. Okay, so this is all about the differences between ethanol and ethanoic acid. नेक्स्ट है आपका, अगर हमसे कोई कहे कि इथेनोइक एसिड का टेस्ट बताओ, तुम इथेनोइक एसिड को कैसे टेस्ट करोगे? तो सबसे पहला है लिटमस पेपर टेस्ट। एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट it turns blue litmus paper into red. This confirms that this has acidic nature. एस्टर टेस्ट क्या होता है कि जब हम इसकी रिएक्शन, इथेनोइक एसिड की रिएक्शन इथेनॉल के साथ कराते हैं तो फ्रूटी स्मेल प्रोड्यूस करते हुए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एस्टर। तो इथेनोइक एसिड एस्टर प्रोड्यूस करता है। दूसरा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम मेटल बाई कार्बोनेट भी कह सकते हैं। तो जब भी एसिड की रिएक्शन मेटल बाई कार्बोनेट के साथ होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। गॉट इट? तो दिस इज अबाउट अवर प्रीवियस लेक्चर। नाउ come to main topic of our today's video, which is soaps and detergent. Soaps क्या होते हैं? Soaps generally सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट्स होते हैं, लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स। तो क्या करते हैं हम, जो फैटी एसिड्स होते हैं, फैटी एसिड्स क्या है? लॉन्ग चेन है, और इनमें अगर हम सोडियम सॉल्ट्स, सोडियम मेटल ऐड कर देते हैं तो दिस इज कॉल्ड सोडियम पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स। दीज आर कॉल्ड सोप्स। गॉट इट? और अगर हम सोप का एग्जाम्पल भी देना चाहें तो है सोडियम पामीटेट। ओके, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ वन सोप। सोडियम पामीटेट, सोडियम स्टीयरेट, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? सोप्स के। गॉट इट? तो सोप्स क्या होते हैं? सोप्स आर दी सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स। और जैसा कि मैंने कल तुम्हें बताया था कि सोप्स को हम बनाते कैसे हैं? सोप्स आर प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्टिंग एल्कली, by reacting NaOH in ester. तो alkaline hydrolysis of ester is called saponification, और इस मेथड से हम क्या बना पाते हैं? सोप बना पाते हैं। और सोप को सॉलिडिफाई करने के लिए हम थोड़ा सा उसमें सॉल्ट मिक्स कर देते हैं। तो सॉल्ट मिक्स करने से क्या होता है कि वो जो लिक्विड के रूप में जो सोप आता है वो हमारा सॉलिड के नेचर में आ जाता है। अब डिटर्जेंट्स क्या होते हैं? डिटर्जेंट्स क्या होते हैं? सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ सल्फोनेट्स। इसमें क्या होता है? सल्फोनेट्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, फैटी एसिड्स तो होते ही हैं इसमें भी, लेकिन इसमें सल्फोनेट होते हैं। गॉट इट? सल्फोनेट SO3, ओके, और सोडियम सॉल्ट होते हैं तो इसलिए Na इसमें लगा हुआ है। तो लॉन्ग चेन ऑफ सल्फोनेट्स। ठीक है, याद रखना, ये पूछा जाता है कि सोप्स किससे बने होते हैं और डिटर्जेंट किससे मिलके बने होते हैं। तो डिटर्जेंट्स आर बेसिकली सल्फोनेट्स एंड दीज आर सोडियम सॉल्ट्स और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड। दूसरा इसमें क्या होता है कि जो सोप्स होते हैं, देखो जो सोप होते हैं वो आपके क्लेंजिंग एक्शन में काम में लाए जाते हैं, और डिटर्जेंट भी क्लेंजिंग एक्शन में काम में लाए जाते हैं। सोप्स को भी हम कपड़े धोने के काम में लाते हैं और डिटर्जेंट्स को भी कपड़े धोने के काम में लाते हैं। लेकिन सोप्स और डिटर्जेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है कि जो सोप्स होते हैं वो फ्रोथ कह लो या फॉर्म कह लो। ठीक है, तो जो फ्रोथ, फॉर्म और ये जो झाग होते हैं, सोप्स हमेशा सॉफ्ट वाटर के साथ ही फ्रोथ प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, देखो सोप एस से शुरू हो रहा है तो सॉफ्ट वाटर के साथ ही
फ्रोथ प्रोड्यूस करते हैं। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सॉफ्ट वाटर क्या होता है, सॉफ्ट वाटर वो होता है जिसमें साबुन झाग देता है। तो साबुन जो होता है वो किसमें अच्छे से फ्रोथ प्रोड्यूस करता है, सॉफ्ट वाटर में। गॉट इट। लेकिन डिटर्जेंट में क्या डिफरेंस होता है, डिटर्जेंट दोनों टाइप के पानी के साथ फ्रोथ प्रोड्यूस कर सकता है। डिटर्जेंट आपका हार्ड वाटर के साथ भी प्रोड्यूस कर सकता है और सॉफ्ट वाटर के साथ भी फ्रोथ प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है। अब क्या होता है कि जो सोप्स होते हैं, क्योंकि जो सोप्स होते हैं वो नेचुरल फैटी एसिड से मिलके बने होते हैं, और सोप्स को अगर हम डंप करें सोप को, तो वो आपका बायोडिग्रेडेबल होते हैं। दे कैन मिक्स अप विद सॉइल, सो सोप्स आर बायोडिग्रेडेबल। ओके। और जो चीज बायोडिग्रेडेबल होती है वो आपका पॉल्यूशन नहीं फैलाती है। तो सोप्स आर बायोडिग्रेडेबल so that they do not cause pollution, whereas डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, क्योंकि वो हार्ड और सॉफ्ट दोनों के साथ फ्रोथ प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, और उसके साथ साथ जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा वो पॉल्यूशन कॉज करता है। तो these are the basic difference between soaps and detergents. ओके। तो एक बार हम ये देखते हैं कि जो सोप्स होते हैं वो क्यों बायोडिग्रेडेबल होते हैं और जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो क्यों नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। गॉट इट। ओके। तो जो सोप्स का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, देखो सोप्स जो होते हैं ना वो लीनियरली अरेंज होते हैं, लॉन्ग चेन होते हैं और लीनियरली अरेंज होते हैं, कैसे सी सी। ठीक है। लेकिन जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो जनरली ब्रांच्ड होते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि इसको हमने मिट्टी में डंप किया और इसको हमने मिट्टी में डंप किया, तो जो सोप्स होते हैं उनके अंदर आसानी से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर कर सकते हैं, लीनियर अरेंजमेंट होता है, इस वजह से फैटी एसिड्स को वो ईट कर लेते हैं और वो मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं आसानी से। लेकिन अगर हम डिटर्जेंट की बात करें तो डिटर्जेंट क्या होते हैं, ब्रांच्ड चेन होते हैं वो। ठीक है। तो ब्रांच्ड चेन होने की वजह से यहाँ पर आसानी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर नहीं कर पाते, तो इस वजह से दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड दे कॉज पॉल्यूशन। ठीक है। तो कौन बायोडिग्रेडेबल होगा, कौन बायोडिग्रेडेबल नहीं होगा, ये उनके स्ट्रक्चर्स में ही इंक्लूडेड है। गॉट इट। सो दिस इज ऑल अबाउट दी सोप्स एंड डिटर्जेंट। अब हम एक मेन टॉपिक है हमारा इसमें कि सोप्स आपके क्लोथ्स को कैसे क्लेंज करते हैं, सोप्स का क्लेंजिंग एक्शन। ओके। तो वो स्टडी करते हैं हम। क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप्स। ठीक है। देखो अभी हमने पढ़ा कि जो सोप्स होते हैं वो लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स होते हैं, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स। तो क्या होता है इसमें, मैंने तुम्हें प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जब हम एल्केन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देते हैं और उसमें CH3 है, जैसे हमारा जैसे CH4 है और हमने इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दी, तो हमारे पास क्या बचा, CH3। C2H6 है, इसमें से मैंने एक हाइड्रोजन हटा दी तो क्या बचा, C2H5। तो ये जो बचे ना ये कहलाते हैं आपके एल्काइल ग्रुप्स। ठीक है। तो जब भी हम
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में से एक हाइड्रोजन लगातार कम करते चले जाते हैं, ठीक है। तो बाकी बचा जो ग्रुप है, बाकी बचा जो फॉर्मूला है, वो आपका एल्काइल ग्रुप कहलाता है। और आइल है तो इनके नाम में आइल जुड़ जाता है। जैसे होना तो सैचुरेटेड में CH4 चाहिए, लेकिन मैंने एक माइनस कर दिया H, तो क्या बचा CH3। तो अब ये कहलाएगा एक कार्बन है। मैंने बताया है कि नाम देने के लिए हमेशा सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम देखते हैं, प्रीफिक्स इसका हमेशा नंबर ऑफ कार्बन एटम से ही डिसाइड किया जाता है। तो एक है तो इसमें मेथ। अब क्योंकि एक हाइड्रोजन कम है इसमें, तो मिथाइल, पता है ना एल्काइल। एल्काइल तो एक जनरल टर्म है, लेकिन हम क्या बोलेंगे इसे मिथाइल। ऐसी C2H6 होना चाहिए, लेकिन है क्या C2H5, तो ये कहलाएगा आपका इथाइल। तो दीज आर कॉल्ड एल्काइल ग्रुप्स। तो ऐसे ही जो सोप्स होते हैं उसमें अगर हम लंबी चेन बना रहे हैं, तो लंबी चेन बनाने के लिए ऑब्वियस सी बात है कि वैलेंसी हम पूरा करते चले जाते हैं, तो बहुत सारे एल्काइल ग्रुप एक साथ अटैच होते हैं, बहुत सारे कार्बन एटम्स एक साथ अटैच होते चले जाते हैं। तभी तो कहेंगे लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स, कार्बन कार्बन कार्बन, और उनमें हाइड्रोजन तो हम लगाएंगे ही वैलेंसी के आधार पे। तो बहुत सारे एल्काइल ग्रुप हमारे अटैच होते चले जाते हैं। गॉट इट। तो सोप्स, अगर हम सोप का क्लेंजिंग एक्शन समझना चाहते हैं तो हमें सोप का फॉर्मूला समझना पड़ेगा कि सोप का स्ट्रक्चर क्या है। गॉट इट। तो देखो सोप का जनरल फॉर्मूला होता है RCOONA। जो R है वो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है लॉन्ग चेन को, मतलब एल्काइल ग्रुप को, ठीक है। तो जनरली एल्काइल ग्रुप्स के लिए हम R सिंबल यूज करते हैं। ये जो COONA है ये आपका एसिड है, फैटी एसिड, और ये है आपका सोडियम सॉल्ट। तो सोप का जनरल फॉर्मूला क्या होता है RCOONA। इस R में कितने भी एल्काइल ग्रुप एक साथ जुड़े हो सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि इसके जनरल फॉर्मूले में दो एंड होते हैं, एक R एंड और एक COONA एंड। ये जो COONA एंड होता है ये आपका चार्ज जो होता है, चार्ज एंड होता है, मतलब इस पे चार्ज प्रेजेंट होता है, और जिस पे चार्ज प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं आयनिक एंड। ठीक है। अब जो एल्काइल ग्रुप होता है उस पे कोई चार्ज नहीं होता है, तो इसको कहते हैं हम नॉन आयनिक एंड। ठीक है, ओके। तो अब ये हमारा साबुन है, साबुन का जनरल फॉर्मूला है, और ये हमारे पास पानी है, गॉट इट, और ये हमारे पास क्लोथ्स पड़े हुए हैं। तो जैसे ही हम सोप को पानी के पास लाते हैं तो क्या होता है इन एंड्स में क्या चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से हमारा कपड़ा साफ हो जाता है। तो क्या होता है कि ये जो चार्ज एंड होता है इसको पानी से अटैचमेंट होता है और ये पानी में आसानी से घुल जाता है। तो जिस एंड को पानी से अटैचमेंट होता है उस एंड को हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक एंड, या हम ये कहें कि सोप के जनरल फॉर्मूले में जिसमें चार्ज प्रेजेंट होता है उसका अटैचमेंट पानी के साथ होता है। जनरली याद रखना जो अपने आयनिक फॉर्म में होता है वो पानी में घुल जाता है, तो इसीलिए जो आयनिक एंड है ये पानी में घुल जाता है, इसका मतलब इसको पानी से अटैचमेंट है, तो ये एंड आयनिक एंड कहलाता है और हाइड्रोफिलिक एंड कहलाता है। हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक का मतलब अटैचमेंट। लेकिन ये जो आर ग्रुप है इस एंड को पानी से कोई अटैचमेंट नहीं होता और ये पानी से डरता है, इसीलिए इस एंड को हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक एंड।
हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिया मतलब डर। गॉट इट। अब हम देखते हैं क्या होता है बेसिकली। तो सोप के दो एंड हुए, RCOO Na, जिसमें R पे कोई चार्ज नहीं है, दूसरा चार्ज एंड है। इस एंड को हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक एंड, इस एंड को हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक एंड। ठीक है। अब क्या करते हैं, जैसे हम इसको पानी में घोलते हैं तो ये जो चार्ज एंड होता है ये खुश होके सरफेस पे फैल जाता है, सरफेस पे चला जाता है। ये अपने आप को ऐसे अरेंज कर लेता है कि ये पानी की तरफ रहे। और जो R ग्रुप होता है ये पानी से डरता है, तो ये आपका बीच में आ जाता है डर की वजह से। गॉट इट। तो ये दोनों किनारे अपने आप को पानी के अंदर इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं कि जो चार्ज एंड है वो सरफेस पे फैला रहता है पानी की तरफ, और जो नॉन आयनिक पार्ट है वो आपका सेंटर में प्रेजेंट रहता है, डर के रहता है, पानी से छुप जाता है। तो देखो ये फैल गया, CONA, 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 CONA। गॉट इट। तो इसमें क्या होता है कि अब क्या होता है कि अब ये घुल गया और अपने आप को एक गोले के रूप में अरेंज कर लेता है। तो दिस अरेंजमेंट, या हम कहें दिस रेडियल अरेंजमेंट, ठीक है। तो जैसे सोप्स के दोनों एंड ने अपने आप को एक गोले के रूप में अरेंज कर लिया, दिस रेडियल अरेंजमेंट, दिस स्फेरिकल अरेंजमेंट इज कॉल्ड मिशेल्स। ठीक है। तो अब क्या होता है कि हमारा गंदगी का कपड़ा है, हम इसके पास लाते हैं सोप के पास। तो ये जो R ग्रुप होता है ना, ये बेचारा छुपके तो बैठा है, लेकिन इसके अंदर एक खास बात ये होती है कि ये गंदगी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, गंदगी को खींचता है। तो कपड़े में से गंदगी को अपने पास खींच लिया इस R ग्रुप ने और अपने साथ अटैच कर लिया। और जब हम कपड़े को एजिटेट करते हैं, रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो ये ग्रुप इन हाइड्रोफिलिक जो एंड थे ना, इनकी तरह इनके साथ ही वॉश आउट हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा कपड़ा साफ हो जाता है। गॉट इट। तो देखो ये जो गोल एंड था वो मिशेल कहलाया, ठीक है। और इसमें जो R ग्रुप था उसने गंदगी को अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। और जैसे हमने एजिटेट किया वैसे हमारा ये जो गंदगी है वो सरफेस पे बह गई। तो इस तरीके से हमारा कपड़ा साफ हो गया। गॉट इट। तो दिस इज हाउ वी कैन क्लेंस आवर क्लोथ्स विद द हेल्प ऑफ सोप्स। ओके। इसका मतलब सोप जो होते हैं, सोप हो या डिटर्जेंट्स हो, दीज आर कॉल्ड सरफेक्टेंट। क्यों? क्योंकि वो सरफेस पे काम करते हैं और उसके साथ साथ सरफेस पे काम करने के साथ साथ कपड़ों को हमारे क्लेंस भी करते हैं। गॉट इट। और हमने देखा कि जो सोप्स होते हैं वो आपके उसके दो एंड होते हैं, हाइड्रोफिलिक एंड और हाइड्रोफोबिक एंड। अच्छा, तो बुक्स में ना इसका एक स्ट्रक्चर भी दे रखा है हेड एंड टेल के रूप में। तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं कि ये है टेल और ये है आपका हेड। तो ये जो टेल होती है ना, ये होती है एल्काइल ग्रुप, ठीक है। और ये जो हेड होता है वो आपका होता है हाइड्रोफिलिक एंड, ठीक है। तो जो हेड है वो आपका CONA है, ठीक है। और ये जो ये एल्काइल ग्रुप है टेल। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोप के स्ट्रक्चर को हम हेड एंड टेल के रूप में भी लिख सकते हैं, और जिसमें जो हेड होता है उसका वो हाइड्रोफिलिक होता है, हेड, और जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, लंबी चेन होती है। और उसके साथ साथ हम ये भी बता सकते हैं कि जो सोप्स होते हैं उनके दो एंड हो गए, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक एंड। जो हाइड्रोफिलिक एंड होता है वो पानी में घुल जाता है और अपने आप को सरफेस पे अरेंज कर लेता है और अपने आप को एक गोले के रूप में अरेंज कर लेता है। वेयरएज जो एल्काइल ग्रुप वाला एंड होता है वो छुप के बैठ जाता है सेंटर में, हाइड्रोफोबिक ग्रुप होता है। और वो क्या करता है, वो सिर्फ गंदगी को अट्रैक्ट करने का काम करता है। और व्हेन वी एजिटेट
then impurity is washed out with the help of these hydrophilic ants. तो इसमें कभी कभी एक क्वेश्चन भी ये पूछा जाता है कि क्या हम जैसे मेरे पास दो सॉल्यूशन है, गॉट इट, तो दो सॉल्यूशन है और मेरे पास गंदा कपड़ा है, तो उसमें पूछा जाता है कभी कि हम डिटर्जेंट की मदद से हार्ड वाटर या सॉफ्ट वाटर को चेक कर सकते हैं। तो डिटर्जेंट तो दोनों ही टाइप के पानी में झाग देगा, ठीक है, तो हम डिटर्जेंट की मदद से हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ सोप की हेल्प से हम हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो सोप होता है वो आपका केवल सॉफ्ट वाटर में ही फ्रोथ प्रोड्यूस करता है, गॉट इट। दूसरा एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज सॉफ्ट वाटर, व्हाट इज हार्ड वाटर। तो क्या होता है कि वाटर में जनरली मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, और कुछ मिनरल्स अगर लिमिटेड क्वांटिटी में है तो वो ठीक है, लेकिन अगर कुछ मिनरल्स अपनी क्वांटिटी से ज्यादा हैं तब वो इम्प्योरिटी बन जाते हैं उसके लिए। तो जिस पानी में कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स की इम्प्योरिटीज होती हैं, बाइकार्बोनेट्स की स्पेशली, वो आपका सॉफ्ट वाटर होता है बेसिकली, और जो क्लोराइड, सल्फेट, इन सब की इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है तो आपका हार्ड वाटर होता है, गॉट इट। तो इस चैप्टर में क्या होता है फिर क्या है, और कि जो मिशेल्स क्या होते हैं, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर क्या होता है, ये बता दिया मैंने तुम्हें। जो अब जो क्या होता है कि जो हार्डनेस होती है, हार्डनेस दो टाइप की होती है, परमानेंट हार्डनेस एंड टेम्पररी हार्डनेस। जो परमानेंट हार्डनेस होती है वो बॉइलिंग से भी रिमूव नहीं होती है, ठीक है, और जो टेम्पररी हार्डनेस होती है वो आपकी बॉइलिंग से रिमूव हो जाती है, गॉट इट। मिशेल्स आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल्सो। अच्छा क्या होता है कि क्वेश्चन और है कि जब क्वेश्चन आता है कि जो सोप्स होते हैं वो हार्ड वाटर के साथ झाग क्यों नहीं देते, क्योंकि क्या होता है कि जो हार्ड वाटर होता है ना उसमें पहले से ही इम्प्योरिटीज है ना। अब ये सोप आया इसके पास, तो सोप क्या करता है, इन हार्ड वाटर की इम्प्योरिटी के साथ मिल जाता है और क्या बना लेता है, इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस। तो ये इम्प्योरिटीज सोप के साथ मिलकर इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस बना लेती हैं जो कि फ्रोथ प्रोड्यूस नहीं करने देती, ठीक है। सो दीज इम्प्योरिटीज मेक इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस विद सोप, एंड these insoluble complexes are called scum, ठीक है। तो इस चैप्टर में बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा लेंदी भी है, तुम लोगों को एक तो लाइन बाय लाइन ये रीड आउट करना है, और अब हमारा थोड़ा सा ये बचा है कि बोर्ड के लिए इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या क्या एक्टिविटीज आती हैं इस चैप्टर में, और किस तरीके के क्वेश्चंस, कौन सा कॉन्सेप्ट जो है वो आपका ज्यादा मार्क्स का है। जनरली सोप्स एंड डिटर्जेंट जो होते हैं वो ज्यादा मार्क्स के होते हैं, और जो कार्बन स्टार्टिंग करें अगर हम, तो कार्बन के एलोट्रॉप्स, कार्बन का वर्सेटाइल नेचर, ये सब थोड़ा सा ज्यादा क्रेडिट रखता है, ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, और यही चैप्टर और सभी चैप्टर में से ज्यादा मार्क्स का आता है। तो इस वजह से तुम लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से रीड आउट भी करना है, लाइन बाय लाइन भी पढ़ना है, और एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी करनी है इस चैप्टर की, इन टेक्स्ट भी करने हैं और पीछे के क्वेश्चंस भी करने हैं, सो दैट योर कॉन्सेप्ट्स बिकम क्लियर, गॉट इट। ओके, so we have already understood the topics which are very important, like soaps and detergents, difference between soaps and detergents, and action of soaps, how soap can cleanse our clothes, and why detergents are non-biodegradable, why soaps are biodegradable. Okay, and one question also is there, that why agitation is important. एजिटेशन क्यों जरूरी है, एजिटेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि गंदगी उसमें अटैच है हाइड्रोफोबिक ग्रुप में, तो जब तक हम एजिटेट नहीं करेंगे जब तक वो गंदगी रिमूव आउट कैसे होगी। तो एजिटेशन इज इम्पोर्टेंट इन क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप्स. While we are using soaps, we should agitate our clothes so that
impurities get removed out. Okay, so that's it for today's lecture, and we will discuss its NCERT exercise and in-text questions in next video. Okay, till then इसको पढ़ना और समझना. Got it? Thank you so much. देखो